हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रमुख संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान में मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल कैबिनेट के बारे में चर्चा करूंगा। साधारणतया लोग मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल को एक ही संस्था मान लेते हैं, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं। इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। मंत्री परिषद प्रोफेसर आग के अनुसार एक वृहद संस्था होती है जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका के सभी पदाधिकारी होते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं और लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जो तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक कि लोक सदन में उसको बहुमत का समर्थन प्राप्त रहा। लेकिन मंत्रिमंडल, जैसा कि एमजे म्योर कहते हैं, कि मंत्री परिषद का हृदय शासन का परिचालक यंत्र है जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष समिति सम्मिलित रहते हैं, साथ ही कुछ प्राचीन तथा प्रतिष्ठित पदों के अधिकारी भी। इस प्रकार मंत्रिमंडल को मंत्री परिषद रूपी वृहद चक्र का आंतरिक चक्र कहा जा सकता है। आकार संबंधी भेद। मंत्रिमंडल का आकार मंत्री परिषद की तुलना में बहुत छोटा होता है। मंत्री परिषद में सामान्यतः 70 से 90 तक सदस्य होते हैं, किंतु मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 18-22 के बीच होती है। पद संबंधी भेद। दोनों का दूसरा महत्वपूर्ण अंतर, पद संबंधी समस्त राजनीतिक कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें कई श्रेणियों के सदस्य होते हैं, जैसे मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। इनमें से कुछ किन्हीं विशेष विभागों के प्रधान होते हैं और कुछ बिना विभाग के मंत्री। मंत्रिमंडलीय स्तर के वे मंत्री जो मंत्रिमंडल के स्थायी सदस्य नहीं होते, वरन मंत्रिमंडल की केवल उन्हीं बैठकों में सम्मिलित होते हैं जिनमें उनके विभाग से संबंधित विषयों पर विचार किया जाना हो। अन्य मंत्री राज्य मंत्री, संसदीय उपसचिव, जूनियर लॉर्ड, संसदीय निजी सचिव आदि। मंत्री परिषद के सदस्यों की इन विभिन्न श्रेणियों में केवल प्रथम श्रेणी के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य होता है, लेकिन मंत्री परिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल के सदस्यों का पद मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में उच्च होता है। वेतन संबंधी अंतर भी इनमें होते हैं। कार्य और शक्ति संबंधी अंतर। मंत्रिमंडल के सदस्यों और मंत्री परिषद के सदस्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर कार्य और शक्ति से संबंधित होता है। इस दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल के सदस्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और मंत्री परिषद के सदस्य कम महत्वपूर्ण। मंत्रिमंडल के सदस्य सामान्यतः विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष होते हैं। उनके द्वारा समस्त प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के संबंध में नीति का निर्धारण किया जाता है। उनके द्वारा विभिन्न विभागों में सामंजस्य भी स्थापित किया जाता है। मंत्री परिषद के सदस्यों को इस प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना होता। मंत्रिमंडल की कार्य पद्धति। सम्राट जॉर्ज प्रथम के समय से ही सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता। अब यह मंत्रिमंडल पद्धति का एक स्वीकृत सिद्धांत बन गया है। मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व प्रधानमंत्री ही करता है। जब संसद का अधिवेशन हो रहा हो तब मंत्रिमंडल की सप्ताह में 2 बार बैठकें होती हैं, और जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो सप्ताह में 1 बार ही बैठक होती है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री भी आवश्यकता अनुसार मंत्रिमंडल की बैठकें बुला सकता है। संसदीय कार्यक्रम, परराष्ट्र नीति और प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित अन्य विषयों के संबंध में इन बैठकों में विचार किया जाता है। अपने कार्यों के सुचारू संचालन के लिए मंत्रिमंडल के द्वारा अनेक स्थायी और अस्थायी समितियों का निर्माण किया जाता है। मंत्रिमंडल की सहायता और वास्तविक प्रशासन के संचालन के लिए एक मंत्रिमंडलीय सचिवालय होता है। मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ। मंत्रिमंडल के कार्यों और शक्तियों का आधार वैधानिक न होकर परंपरागत है। जहाँ तक वैधानिक स्थिति का संबंध है, मंत्रिमंडल सम्राट की एक परामर्शदात्री समिति है, किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि सम्राट की सभी शक्तियों का उपयोग कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में राजा के पद की शक्तियाँ ज्यों-ज्यों कम होती गई, मंत्रिमंडल की शक्तियाँ वैसे वैसे बढ़ती गई। आज जैसा कि सर जॉन मेरियट कहते हैं कि
यह एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यंत्र घूमता है। प्रोफेसर ग्लैडस्टोन के अनुसार मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। हॉल्डेन समिति के प्रतिवेदन में मंत्रिमंडल को संपूर्ण शासन तंत्र का मुख्य आधार बताया गया है। रैमजे, म्योर, लावेल, एम्बरी, बेजहार्ट ब्रिटिश संविधान के लेखकों ने भी शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ऐसी गौरवपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मंत्रिमंडल ब्रिटिश शासन व्यवस्था का हृदय है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल को जितनी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है उतनी शासन के किसी अन्य अंग को नहीं है। ब्रिटिश संविधान के लेखकों ने भी शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ऐसी गौरवपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मंत्रिमंडल ब्रिटिश शासन व्यवस्था का हृदय है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल को जितनी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है उतनी शासन के अन्य किसी अंग को नहीं। शासन का आधार बिंदु होने के कारण मंत्रिमंडल की कार्य बहिर्मुखी। वर्तमान समय में मंत्रिमंडल को कार्यपालिका के क्षेत्र के अतिरिक्त विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना है। मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। रैमजे म्योर के शब्दों में वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा परिभाषित करता है और ये निश्चित करता है कि देश और विदेश में उत्पन्न प्रत्येक सामरिक समस्या को किस प्रकार हल किया जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही समस्त प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण। शासन की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। सम्राट की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। राजनीतिक स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों का चयन मंत्रिमंडल ही करता है। सम्राट इन्हें केवल औपचारिक रूप से नियुक्त कर देता है। संसद में प्रशासन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर मंत्रिमंडल को ही देना होता है। इस प्रकार संसद में मंत्रिमंडल व प्रशासन में विविध विभागों के कार्यों की जो आलोचना की जाती है उन्हें दृष्टि में रखते हुए मंत्रिमंडल को प्रशासन के दोष दूर करने का प्रयत्न करना होता है। मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न प्रशासनिक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन इस विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है। सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय नितांत आवश्यक है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और इस बात का प्रयत्न करता है कि विभिन्न विभागों में अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो, उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाए। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए वर्तमान समय मंत्रिमंडल समितियों की स्थापना की गई। व्यवस्थापन संबंधी कार्य। वर्तमान समय में मंत्रिमंडल न केवल प्रशासनिक कार्य करता है वरन विधि निर्माण के क्षेत्र में भी संसद का नेतृत्व और पथ प्रदर्शन करता है। संसदीय शासन में विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के एकीकरण के कारण मंत्रिमंडल का संसद से अविच्छिन्न संबंध रहता है। मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है वरन शासन की सर्वोच्च नीति और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण भी करता है। सरकारी अधिकारी वैधानिक परामर्श के आधार पर विभिन्न विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं। मंत्रिमंडल उन्हें अंतिम स्वीकृति देता है तथा संसद में प्रस्तावित करता है। बहुमत के समर्थन से उन्हें पास कराता है। अपने राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होने के कारण मंत्रिमंडल का संसद पर नियंत्रण रहता है।
और मंत्रिमंडल की समस्त विधि निर्माण कार्य के लिए उत्तरदायी है। संसद का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का कार्य सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करते हैं। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही लोक सदन को विघटित किया जाता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में सम्राट द्वारा पढ़ा जाने वाला भाषण भी मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। प्रतिवर्ष विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जो सैकड़ों सपरिषद आदेश निकलते हैं, उनके निर्माण में भी कैबिनेट की स्वीकृति निहित रहती है। मंत्रिमंडल के इस विधायी कार्यों की व्यापकता के कारण एक लेखक ने इसे लघु विधायिका की संज्ञा दी। प्रोफेसर आग और जिंक तो लिखते हैं कि व्यवस्थापन में मंत्रिमंडल का प्रभुत्व इतना अधिक है कि बिना किसी अतिशयोक्ति के कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में विधि निर्माण संसद द्वारा नहीं वरन मंत्रिमंडल द्वारा संसद के परामर्श और सहमति से होता है। वित्तीय कार्य, राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण अर्थात बजट का निर्माण और उसे संसद में स्वीकृत कराना भी मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य है। बजट वित्त मंत्री अपनी देखरेख में तैयार करता है, किंतु बजट के मूल प्रस्ताव और आधार मंत्रिमंडल द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। मंत्रिमंडल को लोक सदन के बहुमत का जो समर्थन प्राप्त होता है, उसके कारण किसी भी कर या अनुदान की मांग में कोई कटौती लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती। इसलिए प्रोफेसर मुनरो का कहना है कि यदि मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के तुरंत बाद सदन में भेजे बिना ब्रिटिश बजट को लागू कर दिया जाए तो इसके अंतिम आंकड़ों में कोई विशेष अंतर नहीं होगा। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल को शक्ति प्राप्त हो। इस दृष्टि से ब्रिटिश मंत्रिमंडल अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति वित्तीय क्षेत्र में कांग्रेस की दया पर निर्भर करता है। अन्य कार्यों में राजा द्वारा क्षमा के विशेषाधिकार का प्रयोग मंत्रिमंडल विशेषतः गृह मंत्री के परामर्श पर किया जाता है। राजा द्वारा उपाधियों का वितरण भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किया जाता है। ब्रिटिश सम्राट द्वारा देश और विदेश में की जाने वाली समस्त नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर की जाती है। महत्वपूर्ण न्यायालयों के न्यायाधीश लॉर्ड चांसलर मंत्रिमंडल के सदस्य के परामर्श के अनुसार ही सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।